सभी को। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो आज हम एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट जो कि हिंदी है वो लेके आए हैं। और आपको पता है अभी जेल प्रहरी का आ चुका है, आगे एसआई का भी आने वाला है। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो वर्ग 3 है उसकी भी पोस्ट, उसमें भी हिंदी आती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी हिंदी वाला पोर्शन है, उसमें लगभग 30 नंबर, किसी 20 नंबर, किसी 70 नंबर की क्या आती है, हिंदी आती है। तो आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। ऐसा कीजिए, आप ये लिंक सभी को शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग है ना। और शेयर करने के बाद बिल्कुल अच्छे से बैठ जाइए कॉपी पेन लेकर, क्योंकि ये जो क्लास अगर आप अटेंड कर लेंगे तो आपका संधि, समास, छंद, अलंकार, रस सारी चीजें इसी क्लास पर डिपेंड करेंगी। आया समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा जो होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है अभी नई शिक्षा नीति के हिसाब से भी, और वैसे भी हमारी मातृभाषा भी क्या है आपका हिंदी। हिंदी जो है सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाषा। तो जरूरी नहीं है हर देश की भाषा हिंदी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हर भाषा की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो सेम होती है। कैसी? अपने विचारों का जिसके द्वारा हम आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, हिंदी। अगर हमें किसी से कुछ बोलना है या किसी की कोई चीज समझना है तो उसके लिए हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, समान, एक सी। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं कौन सी भाषा का उपयोग कर रही हूँ, जो भाषा आपको भी आती है और जो मुझे भी आती है। ठीक है, तो भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से किया जाता है उसे हम भाषा बोलते हैं। अच्छा, अब जो हिंदी भाषा है, याद रखना इसे वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाषा को साइंटिफिक लैंग्वेज या वैज्ञानिक भाषा के नाम से भी जाना जाता है, दर्जा प्राप्त है वैज्ञानिक भाषा का, तो वो कौन सी आपकी हिंदी भाषा है जिसको वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। क्यों है वैज्ञानिक भाषा का दर्जा प्राप्त? क्योंकि आपने देखा होगा जो हिंदी की वर्णमाला है, ठीक है, हिंदी की वर्णमाला को अलग अलग आधार पर उन्होंने क्या किया है, अलग अलग आधार पर बांटा है। कैसे बांटा है? जैसे कंठ, तालव्य में आगे पढ़ाने वाले मूर्धना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगी। तो हिंदी भाषा की डेफिनेशन समझ चुके हैं अब हिंदी का जो हिंदी या दुनिया की कोई भी भाषा, हिंदी नहीं, हम किसी भी भाषा को कहें कैसे समझेंगे, तो उसके हिंदी भाषा को समझने के 3 माध्यम है। कौन कौन से? एक होता है लिखित, एक होता है मौखिक, और अगला होता है आपका सांकेतिक। तो भाषा को समझना है यहाँ पर, ठीक है। भाषा को हम कितने माध्यमों से समझ सकते हैं? 3 माध्यमों से। कौन कौन सा है? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। क्या है लिखित? आप अपने विचारों को लिखकर, जैसे पहले अभी भी चिट्ठियां आती हैं, चिट्ठियों में जो लिखकर भेजा जाता है तो वो कौन सा माध्यम है? लिखित। अब मौखिक, जैसे मैं बोल रही हूँ उससे भी तो आपको समझ में आ रहा है, तो वो कौन सा है आपका? मौखिक। अगला कौन सा? सांकेतिक। जैसे आपने देखा होगा कई लोग संकेत करके बता दे, जैसे मैंने कहा मेरा ये चीज कहाँ रखा, तो आप कहोगे वो मतलब वहां पर रखी हुई है, पूरा एक क्या है, सेंटेंस है। अगर किसी ने पूछा यहाँ से वहां कैसे जाना है, तो आप संकेत के माध्यम से बता देते हैं, यहाँ से ऐसे चले जाओ, वहां से वैसे चलो। ये क्या किया आपने? संकेत के माध्यम से कहा। या कोई एकदम से आया, आपने कहा मतलब ठहर जाए, तो ये कौन सी भाषा है? ये सांकेतिक भाषा है। तो भाषा को हम कितने माध्यम से समझते हैं? 3 माध्यम से, लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा। अब अगला आता है आपका, हमें हिंदी भाषा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा में व्याकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? याद रखना सबसे मुख्य पोर्शन क्या होता है इसका? व्याकरण का पोर्शन होता है। अगर मैं व्याकरण की डेफिनेशन पूछूं तो आप व्याकरण की डेफिनेशन क्या बताएंगे? ठीक है, तो व्याकरण की जो डेफिनेशन होती है, जब शब्द का अनुशासन, मतलब शब्द को एक रिदम में जोड़ दिया जाता है, शब्दों को या वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण। या इसी को हम कहेंगे शब्दानुशासन। शब्दानुशासन ही क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। हमें पता होना चाहिए कौन सा शब्द कहाँ लगना है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा चिता और चिंता, तो कितना फर्क है? केवल 1 बिंदी का फर्क है, ठीक है।
तो यहाँ पर शब्द अनुशासन को ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका हिंदी भाषा का बेस क्या है। याद रखना, कई बच्चों को टफ लगती है संधि, कि मैडम संधि टफ लगती है, बनती नहीं है। तो याद रखना, संधि बहुत इजी पोर्शन होता है हिंदी का। क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपका बेस क्या है, बहुत ही लो है। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण, जिसके वर्ण पर कमांड है। याद रखना, हिंदी भाषा में अगर आपकी वर्ण पर कमांड है, वर्ण आपसे बनते हैं, तो संधि आपकी गलत कभी नहीं हो सकती। अगर आपने वर्ण नहीं पढ़ा तो आपसे संधि सही नहीं बनेंगी। वही है जो दो चार बनती है वो आ गई तो बनेंगी, वरना आप कई बार क्या करते हो, गलत कर जाते हो। तो वर्ण सबसे पहले हिंदी भाषा में क्या आता है, वर्ण। तो इसका पहला ही क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई आती है आपकी वर्ण। अब एक जो क्वेश्चन एसआई में पूछा गया था उसमें वर्ण तो ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वो शब्द बोल देंगे, ठीक है। इसके अलावा वो आपको वाक्य बोल देंगे, इसके अलावा ध्वनि बोल देंगे। तो अब समझना, वहां जब वर्ण नहीं था तो क्या था, ध्वनि, ठीक है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई आप ऑप्शन में चूज कर लेना। अगर ध्वनि है तो ध्वनि, वर्ण क्या होती है, वर्ण हिंदी भाषा की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। अक्षर भी बोलते हैं, जैसे आप जानते हो अक्षर का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो। अक्षर मतलब जो कभी समाप्त ना हो, वो क्या कहना है, अक्षर या वर्ण। वर्ण की डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है वर्ण। हिंदी भाषा में किसी भी दुनिया की कोई भी भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। जैसे कि आप इंग्लिश देखते हो, इंग्लिश में जो ग्रामर होती है उसमें ABCD पढ़ते हो आप। चाइनीज लैंग्वेज, जापानीज, सबकी अपने क्या होती है, वर्ण होते हैं। अब आते हैं हम वर्ण। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये कंफ्यूजन है बच्चों को, कितने हैं। तो हिंदी भाषा में टोटल तो 52 है। टोटल कितने वर्ण हैं, टोटल 52 वर्ण हैं हिंदी भाषा में। लेकिन इन 52 वर्णों को भी हमने कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में, जिसे हम बोलते हैं स्वर और इसे दूसरा है व्यंजन। वर्णों को क्या बोल दिया, स्वर और व्यंजन होता है हिंदी भाषा में। स्वर क्या होते हैं, स्वर की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र हैं, कैसे हैं, स्वतंत्र, जिन्हें बोलने में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता ना हो, उन्हें क्या बोलेंगे हम, स्वर बोलेंगे। जैसे आ जाता है आपका छोटा अ, क्या इसमें हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता हुई, नहीं। दूसरा आता है आपका बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम और अहा। ये क्या है आपके स्वर। स्वर की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, जो कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है, जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, आपके वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वर्ण क्या है, वो सॉरी स्वर कहलाते। स्वर क्या है, एक स्वतंत्र ध्वनि होती है जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ये कहाँ है, आ से आहा तक। अब इनकी संख्या में कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं आपको 13 दिख रहा है, कहीं आपको 10 दिखता है, कहीं पर, क्योंकि पूछ लिया जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो देखिए आपके 3 ऑप्शन आपको बुक में दिखेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग, किसी में 10 लिखा होता है, किसी में 11 और किसी में 13। इसकी कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। याद रखना, जो अ ई उ यहाँ ऋ भी है, ठीक है, ऋ, ए ऐ ओ औ है, वो कितने हैं टोटल, 10। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। ये शुद्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं, क्या है, 10 है आपके शुद्ध स्वर। कैसे है शुद्ध, क्यों, क्योंकि आप अम बोलेंगे, अम, माँ का उच्चारण हुआ, अदर वर्ण का हुआ, अहा, हा का उच्चारण हुआ, र का उच्चारण हुआ। तो जो ये वर्ण है
इन्हें हम शुद्ध स्वर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो प्योर डेफिनेशन है क्या उसके जैसे लग रहा है? नहीं। स्वतंत्र ध्वनियां लग रही है कि किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो 3 वर्ण है कौन कौन से? ऋ, अम और अहा। ऋ, अम और अहा ये स्वतंत्र ध्वनियां, क्योंकि इनमें र, म और ह का उच्चारण है। तो 10 अगर है तो क्या है? ये शुद्ध स्वर। वो क्वेश्चन पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कितने शुद्ध स्वर हैं, तो आपको 10 लगाना है ऑप्शन। कुल स्वर अगर पूछे, क्या पूछे? कुल स्वर पूछता है तो सॉरी, कुल स्वर में आप 13 नहीं लगाएंगे। सबसे पहले ये समझो क्यों, मैं अभी बताती हूँ। कुल स्वर में आप लगा देंगे कितने? 11। कुल स्वर में आप कितने लगाएंगे? 11। क्यों कुल स्वर में 11 लगाएंगे? क्योंकि जो अम और अहा है, कौन सा है? अम और अहा, इसे बता दिया है अयोग वाह। क्या घोषित किया है? अयोग। अयोग्य, अयोग्य है आप, क्या है? अयोग्य है। अयोग वाह घोषित कर दिया गया है किसे? अम और अहा को। क्वेश्चन क्या बनेगा? अम और अहा या हिंदी वर्णमाला में कितने वर्णों को अयोग वाह घोषित किया गया है? तो हिंदी वर्णमाला में अम और अहा को घोषित किया गया है क्या? अयोग वाह। अयोग्य है ये, क्या है ये? अयोग्य। किसके अयोग्य हैं? स्वर के अयोग्य हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी कुल स्वर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 11। अब आपको 11, पहले 13 थे। कंफ्यूजन क्लियर कि नहीं? ठीक है, तो 11 है। 2 को अयोगवाह, ऋ को अयोगवाह घोषित अभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं 11 स्वर। क्या है? स्वतंत्र ध्वनियां हैं जो बिना किसी वर्ण के बोली जाती हैं। टोटल कितनी है? शुद्ध स्वर हैं 10 और कुल स्वर हैं 11। 2 स्वरों को अयोगवाह घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी स्वरों की श्रेणी में हम देखते हैं कुल स्वर जब पूछे जाते तो 11 लिखना है। कंफ्यूजन क्लियर है? ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम किस पर आ जाते हैं? व्यंजन पर। ठीक है, पहले डेफिनेशन, फिर अभी स्वर के भी टाइप पढ़ाऊंगी मैं आपको, है ना। तो व्यंजन क्या होती है? व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। कैसी हैं? परतंत्र ध्वनियां होती हैं। व्यंजन क्या होती हैं? परतंत्र ध्वनियां हैं। क्यों? क्योंकि व्यंजन को बोलने के लिए हमें छोटे आ की आवश्यकता होती है। आप जब भी का से लेकर, कहां से? का से ज्ञा तक जब भी आप बोलेंगे, बोल के देख लीजिए, बाद में जब भी क आ का उच्चारण होता है, हल्का सा किसका उच्चारण होता है? अ का। मतलब जब हम क लिखेंगे तो इसके साथ किसका उच्चारण होना है? छोटे अ का, क से लेकर ज्ञा तक। इसलिए ये कैसी ध्वनि है? परतन। इन्हें बोलने के लिए किसकी आवश्यकता है? छोटे अ की आवश्यकता होती है। अच्छा, अगर पूछा जाए क्या हम व्यंजन को शुद्ध लिख सकते हैं? क्योंकि ये तो शुद्ध नहीं है, आ का उच्चारण है। तो हाँ, व्यंजन को शुद्ध लिखा जा सकता है। कैसे? अगर आप किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत, ये दिख रहा है आपको, ये हलंत कहलाता है, छोटा सा भाग। किसी व्यंजन के नीचे अगर आप हलंत लगा देते हैं तो उसमें से आ का उच्चारण चला जाता है और वो कैसा बन जाता है? शुद्ध व्यंजन बन जाता है। तो याद रखना, व्यंजन को शुद्ध बोला नहीं जा सकता, क्योंकि आप क को कैसे बिना अ के बोल पाएंगे, लेकिन व्यंजन को शुद्ध लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब व्यंजन कहां से कहां तक है? तो व्यंजन है आपके क से ज्ञा तक। क्या है? आपके व्यंजन है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए, अब हमें पढ़ना है स्वर के प्रकार और व्यंजन के क्या पढ़ने हैं? प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं स्वर के प्रकार। सबसे पहले जो स्वर है, डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी आपको। तो जो स्वर है, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुक स्वर। लघु, दीर्घ और प्लुक। लघु को कभी कभी ह्रस्व भी लिखा आता है, याद रखना। ठीक है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, लघु या ह्रस्व एक ही है। तो लघु स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिन्हें बोलने में हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता या कम ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है, वो कौन से स्वर होते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं। जिन्हें बोलने में हमें ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं करनी होती, तो वो कौन से है? लघु। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ।
कौन से स्वर हो गए? लघु। क्या इन्हें बोलने में एनर्जी खर्च हुई? नहीं, ऊर्जा खर्च नहीं हुई। तो जिन्हें बोलने में बहुत ही कम ऊर्जा खर्च हुई या ऊर्जा खर्च ज्यादा ना हो तो वो क्या कहलाते हैं? लघु। छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ। दूसरे आते हैं दीर्घ। वे स्वर जिन्हें बोलने में हमारी अधिक ऊर्जा लग जाती है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो ये कौन से स्वर हो गए आपके? दीर्घ स्वर। ध्यान देना, अ, आ, ई। ऊर्जा किसमें खर्च हो रही है? इनमें। तो ये कौन से? दीर्घ, ये लघु। अब आता है आपका प्लुप्त स्वर। तो ये कैसे स्वर हैं? ऐसे स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक एनर्जी लगती, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो गाने सुनते हैं आप, उसमें अलाप होता है, आ, ठीक है, रे, र, इस टाइप के जो गाने होते हैं उनमें जो स्वर, या फिर आप किसी को बुलाते हैं, जब आप बोलते हैं अरे, तो रे का उच्चारण जो होता है बहुत ज्यादा होता है। अब आप, जैसे मैंने आपको कहा रे, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। अब आप ये कहेंगे मैडम आप तो र भी बोल रही हैं और रा तो एक व्यंजन है, फिर ये प्लुप्त स्वर में कैसे आया? तो इसको भी हम क्लियर करते हैं। तो जब आप अरे बोलते हैं, जब आप लास्ट में देखेंगे तो आपका ए का उच्चारण हो, अरे, ए का उच्चारण हो रहा है। और ए क्या है? ए आपका क्या है? स्वर है। तो वे स्वर जिन्हें बोलने में, या रा का उच्चारण करेंगे तो किसका उच्चारण होगा? अ का। अ क्या है? स्वर है। तो वो कौन से कहलाएंगे? आपके प्लुप्त स्वर। तो वे स्वर जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा लगती है, कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर। यहाँ तक क्लियर है? तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये स्वर के टाइप है, भेद है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, लघु, दीर्घ और प्लुप्त। अब अगला आता है आपका जीभ के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? जीभ के आधार पर स्वर। तो जीभ के जो आधार पर स्वर है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब ध्यान देना, जब आप स्वरों की बात हो रही है, आ से हा तक की बात हो रही है, आ से औ तक की समझ लो आप, ठीक है। हा, अम और आहा क्या है? अयोगवाह घोषित है, मैं पहले बता चुकी हूं। अगर आपसे कहा जाए अग्र, मध्य और पश्च, अगर हम रटेंगे चीजें तो टफ लगेंगी। हमें क्या करना है? अ, आ, ई। आपको जीभ कहाँ जा रही है इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो जीभ कहाँ जा रही है उसके हिसाब से हम स्वरों को क्या कर लेंगे? अग्र है, मध्य या पश्च है। तो अगर हमने बोला क्या जीभ आगे की ओर गई या पीछे की ओर या बीच में रह गई? तो आपको पता है जब हम क्या बोल रहे हैं तो जो जीभ है वो कहाँ है? बीच में है। हमने कहा के बाद ई, जीभ कहाँ आ गई? आगे। तो ये क्या हो गई आपकी? अग्र। फिर हमने कहा ऊ कहाँ चली गई? पीछे। तो ये क्या है? आपके पश्च है, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा ए आई, क्या पीछे है? नहीं। अब कहाँ आ गई? आगे। तो ए और आई, ठीक है। ओ औ कहाँ आ गई? आपकी पीछे। तो ये आपके क्या आ जाते हैं? स्वर। क्लियर है? ई ए आई कहाँ आ रही है? आगे। अ कहाँ आ रहा है? बीच में, ठीक है। फिर उ ओ औ कहाँ आ रहा है? पीछे। तो अग्र, मध्य, पश्च किसके आधार पर है? ये आपकी जीभ के आधार पर स्वर। आगे आता है आपका ओठों की आकृति या ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ओष्ठ के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है अव्रत मुखी और दूसरा आता है व्रत मुखी, ठीक है। अव्रत बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन है, जिसमें ओठों, जब आप बोलते हैं स्वरों को, जब आपने बोला और कैसा शेप बना या आकार कैसा हो गया? गोल। तो क्या हो गए? व्रत। गोल मतलब व्रत।
तो जब आपके होठों का आकार बोलते समय कैसा हुआ, गोल, तो वो कौन से हो गए, व्रतमुखी। और जिसमें गोल नहीं हुआ वो कैसे हो गए, आवृतमुखी। अब आप बोल के देख लीजिए, क्या जब आप आ बोल रहे हैं तो गोल हो रहा है, नहीं, आ थोड़ा ऊपर, तो ये कैसा है, आवृतमुखी। आ ई नहीं, तो आवृतमुखी। उ हुआ मतलब व्रतमुखी। ए नहीं हुआ मतलब आवृतमुखी। ओ हुआ मतलब ये क्या है आपका, व्रतमुखी। क्लियर है, जिसमें व्रत बनता है वो क्या है आपके, व्रतमुखी, और जिसमें व्रत नहीं बन रहा है होठों में वो क्या है आपके, आवृतमुखी। बिल्कुल टफ नहीं है, स्वर को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि संधि अगर आप अच्छी करना चाहते हैं तो स्वर आपके संधि हो गया है, इसके अलावा आपके छंद वगैरह हो जाते हैं, इसके लिए आपको क्या आना जरूरी है, वर्ण। तो ये हो गए आपके किसके प्रकार या किसके भेद, स्वरों के भेद हो गए। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए अयोगवाह, आपको पता है अनुस्वर किसे कहा जाता है, अनुस्वर। ठीक है, अनुस्वर कितने हिंदी वर्णमाला में, तो अनुस्वर वही है जो अयोगवाह है, अम और अहा। ठीक है, इसे अयोगवाह भी बोला, मतलब अयोग्यवाह, और यही क्या है आपके अनुस्वर भी है। तो अनुस्वर कितने हैं, दो, कौन कौन से, अम और अहा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या कंप्लीट हुआ हमारा स्वर। अब आते हैं हम किस पर, व्यंजन पर। किस पर आते हैं, व्यंजन। कितने हैं टोटल, 33 व्यंजन है हमारी वर्णमाला में। ठीक है, मैंने बता दिया है, अगर पूछा जाता है आपको कुल कितने स्वर हैं तो हमें 11 पर टिक करना है, कुल कितने व्यंजन है तो 33 पर टिक करना है। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसके अलावा भी है टोटल 52 कैसे हैं, दो अयोगवाह भी घोषित कर लिए। ठीक है, इसके अलावा आपके डाढ़ ढा जो होते हैं, उच्छिष्ट मैं अभी बताऊंगी, वो सारे मिक्स होकर कितने हैं आपके 52 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो व्यंजन की डेफिनेशन क्या बताई, परतंत्र होते हैं और जिन्हें बोलने में अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं आपके, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को हमें व्यंजन के भेद बताना है, तो सबसे पहले व्यंजन को 3 भागों में बांटा है, वर्ग युक्त व्यंजन, फिर आता है वर्गेतर, और फिर आता है आपका संयुक्ताक्षर। कौन सा आता है, संयुक्त अक्षर। नाम से संयुक्त और अक्षर, दो अक्षरों को जहां संयुक्त किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर। वर्गेतर, वर्ग से अतर मतलब अलग। ठीक है, और वर्ग युक्त जो वर्ग में है, समझना ध्यान से। सबसे पहले हम आते हैं वर्ग युक्त। तो जो वर्ग युक्त वर्ण है वो कौन, व्यंजन है वो कौन कौन से, समझना, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। क ख ग घ ढ, च छ ज झ ञ। ठीक है, ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, और प फ ब भ म। ध्यान देना, क्वेश्चन आएगा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, 5, 1 2 3 4 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण हैं, काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्या है आपके वर्ग युक्त व्यंजन। अब जो इसमें नहीं है, वर्ग से अलग है, वो है वर्गेतर। जैसे, तो अब आ जाएगा आपका य, र, ल, व, तीनों शा, स, श, श, ह। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके वर्गेतर, य, र, ल, व, श, श, श और ह। ठीक है, कितने हैं, 8। वर्गेतर कितने, 8। वर्गयुक्त कितने, 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो बचा 25। अब आता है संयुक्त अक्षर।
तो संयुक्त अक्षर में आपका आता है छ, त्र, ज्ञा। इसके अलावा ध्यान से देखना, संयुक्त अक्षर डेफिनेशन, वे जो दो अक्षर से मिलकर बने हैं। तो ये कई बार एसआई में और कई बार आपका एसआई नहीं अदर एग्जाम में भी आपके ये वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना, ठीक है। जीके में जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन होता है, जनरल नॉलेज मतलब हर चीज का सामान्य ज्ञान, हिंदी हो कोई भी सब्जेक्ट हो उसका सामान्य ज्ञान, तो ये क्वेश्चन उसमें भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो जो छ है वो बनता है क में हलंत, याद रखना, इसमें आप कई बार मात खा जाते हो। हलंत किसमें, तो क में हलंत प्लस शा षटकोण का, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। शा कौन सा, सड़क वाला, शक्कर वाला या षटकोण वाला, तो यहाँ ना शक्कर वाला सा है ना, सड़क वाला है ना, यहाँ कौन सा है, षटकोण। तो छ किससे बनता है, क में हलंत और श। त्र किससे बनता है, इसी है, त में हलंत और र। ज्ञा किससे बनता है, ज में हलंत और या, जा में हलंत और या, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या, संयुक्त अक्षर। हलंत कहाँ है, आगे, क्यों, क्योंकि इसके आ का उच्चारण हमें नहीं करना है। और पीछे क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हम छ, त्र, ज्ञा बोलेंगे तो पीछे किसका उच्चारण होगा, अ का उच्चारण होगा, इसलिए पीछे हलंत नहीं होता है, आगे हलंत होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जो भी हो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ बेस ज्यादा जरूरी है क्लियर करना। आगे बढ़ते हैं, तो ये व्यंजन के कौन कौन से टाइप हो गए, वर्ग युक्त, वर्गेतर और संयुक्त अक्षर। याद रखना, जो वर्ग युक्त है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, वर्गेतर को, है ना, वर्ग युक्त और वर्गेतर को। आगे बढ़ते हैं, अब आता है अपना स्पर्श व्यंजन। कौन से आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन। बहुत क्वेश्चन बनते हैं स्पर्श व्यंजन से, ठीक है। स्पर्श व्यंजन या इसी को पूछे थे वर्ण ध्वनि स्थान के आधार पर, इसी को इसके वर्ण ध्वनि स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण ध्वनि स्थान के आधार पर, या इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। एक ही चीज है, क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये होते हैं आपके कंठ, तालु या ताला भी बोलते हैं इसे, मूर्धन्य या मूर्धना भी बोलते हैं, ठीक है, दंत और ओष्ठ, ठीक है। कंठ, यहाँ है हमारा कंठ, ठीक है। कंठ के आधार पर व्यंजन, इसमें मैं आपको साथ में याद रखना, मैंने अलग से स्वर नहीं बताया, ये कंठ, तालु, मूर्धना, दंत और ओष्ठ के अकॉर्डिंग आपको के अनुसार हमें क्या बताने हैं, स्वर भी होते हैं, तो इसी में मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी। कंठ के आधार पर जो वर्ण होते हैं, तो आपका एक तो पूरा क्या आ जाता है, क वर्ग, क, ख, ग, घ और ड, ये कंठ के आधार पर है, क, ख, ग, घ और ड। इसके अलावा आता है आपका ये वर्ग में से लिए है हमने, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है आपका ह जब बोलेंगे कंठ से आएगा। इसके अलावा आता है अह कंठ से आएगा। इसके अलावा छोटा अ और बड़ा आ, ये किससे निकलते हैं आपके, कंठ। कंठ से निर्गत वर्ण कौन कौन से हैं, पूरा का वर्ग, क, ख, ग, घ। जब आप बोलेंगे आप फील करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क, ख, ग, घ, ड, ह, अह और अ। अगला आता है तालु के आधार पर, तो तालु के आधार पर चा वाला पूरा वर्ग आएगा, ठीक है, च, छ, ज, झ और ञ, किसमें है ये, तालु। जब भी आप बोलेंगे च, छ बोल के देख लीजिए आपकी जीभ कहाँ, ऊपर की ओर टच होगी। इसके अलावा आता है छोटी ई, बड़ी ई भी जब आप बोलोगे तो भी क्या होगा आपका, ऊपर की ओर। इसके अलावा या और शा शक्कर का, याद रखना तीनों शा अलग अलग स्पर्श व्यंजन में आते हैं, वर्ण ध्वनि के स्थान अलग अलग स्थानों में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मूर्धना, तो मूर्धना अगला क्या स्टेप है आपका, ट वाली लाइन, ठीक है, ट ठ। जब भी आप ट ठ बोलेंगे जीभ ऊपर की ओर जाए, मूर्धना मतलब मस्तिष्क होता है, याद रखना, मूर्धना मतलब मस्तिष्क। तो जब भी आप बोलेंगे तो ऊपर की ओर जीभ जाएगी और फिर नीचे की ओर एकदम से ट ठ नीचे की ओर लगेगी, है ना। तो ट ठ ड ढ ण, ये किस में आ रहे हैं आपके, मूर्धना में आ रहे हैं।
इसके अलावा भी है तो ऋषि का और शा षटकोण का, याद रखना शाह में सबसे लास्ट में लिख रही हूँ इसलिए, ठीक है। आगे आते हैं दंत। तो दंत त की लाइन बोल के देखना, त थ द ध, तो त की लाइन त थ द ध ना, ये सारे किसमें आ जाएंगे आपके दंत में। इसके अलावा ला, जब आप ला बोलेंगे वो भी किसमें आएगा दंत। इसके अलावा सा सड़क का भी किसमें आएगा दंत। तो ये जो सा है ये तीनों अलग अलग स्थान से, इसे ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाले भी बनते हैं। अगला आता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब क्या, ओंठ। तो आप जब प की लाइन बोलेंगे बिना ओंठों को मिलाए आप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसमें प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आते हैं, ठीक है। तो ये किसके आधार पर वर्ण हो गए आपके, वर्ण ध्वनि स्थान या स्पर्श व्यंजन, ठीक है। व्यंजन के साथ साथ मैंने आपको कुछ स्वर भी इसी में क्लियर कर दिए हैं कि किस स्थान से हमारे स्वर निकलते हैं, इसे ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं, घोषत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे भी समझो आप। किसके आधार पर, घोषत्व, घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष। सघोष अघोष कैसे समझोगे, घोष मतलब आपने देखा होगा जब भी कोई रैली निकलती है तो आगे घोष निकलता है, जो बड़े बड़े आपने वो देखे होंगे वाद्य यंत्र होते हैं वो बजते हैं, उसे हम घोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, घोष। तो शा मतलब साथ, किसके साथ, घोष के साथ जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं सघोष। और अघोष मतलब जो घोष के साथ उच्चारित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। तो जो किसके साथ उत्पन्न हो रहे हैं, घोष के साथ, जिन्हें बोलने में घोष उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, वर्ग युक्त बताया। क्या बताया, वर्ग युक्त। तो प्रत्येक वर्ग का, जब हम वर्ग लिखते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसका, प्रत्येक वर्ग का। कैसा, प्रत्येक वर्ग मतलब जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, घ, ड़, ये हो गया 5। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, तीसरा मतलब ये, चौथा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का आएगा च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, है ना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सारे क्या है, सघोष। तो ये सारा पोर्शन किसमें आ जाएगा आपका, सघोष में। और जब आप बोलेंगे तो आप बोल के देखना, ठीक है। क ख नहीं, क ख ग घ ड़ आ रहा है, च छ ज झ, तो इनमें घोष आता है। अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, सघोष। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क ख, च छ, ज झ, ठीक है, त थ, सॉरी यहाँ ट ठ, ता था और प फ, ये क्या कहलाएंगे, अघोष। क्योंकि इनको बोलने में हमें घोष जैसी फीलिंग नहीं आ रही है, हमारे जो कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा है। अगर हमारे मुंह में क्या हो, कंपन उत्पन्न हो, तो वो कौन से हो गए आपके, सघोष। और जिसमें उत्पन्न ना हो वो कौन से हो गए, अघोष। आप बोल के देख सकते हैं, इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, घोषत्व के बाद आता है प्राणत्व के आधार पर वर्ण। घोषत्व के बाद क्या आता है आपका, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राणत्व के आधार पर होते हैं 2 प्रकार के। ये होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण मतलब वे वर्ण जिनको बोलने में हमें ज्यादा ऊर्जा खर्च ना हो, अल्प प्राण। और महाप्राण
वे वर्ण जिन्हें बोलने में ज्यादा ऊर्जा खर्च हो वो कौन से कहलाते हैं? महाप्राण। तो अगर हम फिर यहीं पर क्या आ जाएगा आपका वर्गयुक्त, जो मैंने वर्गयुक्त व्यंजन बताए थे, तो अल्प प्राण महाप्राण। जैसे आप बोलेंगे क ख ग घ ड़, अब आप जब बोलेंगे तो आपको क में क ख ग घ और ड, बोलिए ख और घ जब आपने बोला आपके मुंह से ऊर्जा या जो कहना चाहिए गर्म हवा ज्यादा निकलती है क में निकली नहीं, ख निकली, क ख ग घ में निकली और ड में नहीं निकली। तो सेम प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण। प्रत्येक वर्ग मतलब कितने वर्ग बताए मैंने? 5। तो 5 वर्ग में पहला तीसरा, जैसे इसमें क्या आ जाएगा? च, पहला है च के बाद छ में ज्यादा ऊर्जा है छ, फिर ज, फिर झ यहाँ आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा यहाँ या। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा? ज और झ। तो जब ये वर्ण बोलेंगे तो ऊर्जा क्या निकलनी है? गर्म हवा क्या निकलनी है? ज्यादा। तो जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुंह से ऊर्जा या गर्म हवा ज्यादा निकलती है वो महाप्राण, और जिन वर्णों को बोलने से हमारे मुंह से ऊर्जा या गर्म हवा कम निकलती है वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। क्लियर है कि नहीं? तो ये किसके आधार पर हो गए? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। अब होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन भी पूछे जाते हैं। अंतस्थ और ऊष्म, बच्चों कई बार कंफ्यूजन होती है। अंतस्थ मतलब जो हमारे अंदर कहीं से निकलते हैं वो कौन से वर्ण हैं आपके? अंतस्थ। ऊष्म मतलब जिन्हें बोलने में क्या निकले? गर्म हवा, ऊष्मा निकले हमारी बॉडी से, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म। तो या रा ला वा बोल के देख लीजिए अंदर से, या रा ला वा यहाँ कहीं से। और तीनों सा, शा शा और ह जब हमने बोला तो क्या निकली? ऊष्मा। देख लीजिए बोल के आप, है ना? तो अंतस्थ कौन से? य र ल व, और ऊष्म कौन से? श श स और ह। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म। अब अगला आता है उच्छिप्त वर्ण। कौन से हैं? कौन से? उच्छिप्त। उच्छिप्त वर्ण हिंदी वर्णमाला में 2 हैं, ड और ढ। याद रखना, यहाँ नीचे जब बिंदी हो जाती है तो इन्हें अलग से काउंट करते हैं। जो मैंने 52 बताया आपको, 52 में ये 2 अलग काउंट होते हैं। ठीक है, इन 2 को हम अलग से, जो हमने डा जो टाठा में किया था, टा ठा ड ढ और ण, ये अलग हैं, और इनमें जब बिंदी हो जाती है तो ये अलग उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन, क्योंकि इनमें 2 गुण होते हैं। ठीक है, इनसे अलग अलग क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे देखो, अगर हम लिखेंगे डमरू, क्या निकले हैं? तो कौन सा आया? ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं ढोलक तो कौन सा वाला आ रहा है? ठीक है, तो इसे ऐसे भी जब आगे की ओर लिखते हैं ये वर्ण तो कौन से आएंगे आपके? वर्गयुक्त वाले। और जब यही कहाँ चले जाते हैं? पीछे चले जाते हैं। तो जैसे हमने क्या कहा? छड़ी, क्या लिखा हमने? छड़ी। तो देखिए पीछे बिंदी आ गई कि नहीं? आया समझ में? तो जब ये वर्ण क्या है? आगे है तो इनमें बिंदी नहीं होती, लेकिन यही वर्ण जब पीछे लिखे जाते तो कितने गुण हो गए इसमें? 2। हम इसे छड़ी बोल रहे हैं, इसे डमरू। क्या इसे डा बोले? छड़ी नहीं, क्या बोले? छड़ी। ठीक है, और इसे क्या बोल रहे हैं? डमरू। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यह है ढोलक। क्या है ये? ढोलक। तो इस टाइप से क्या होगा? ये द्विगुण व्यंजन है, और इन्हीं को क्या कहते हैं? उच्छिप्त वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? उच्छिप्त वर्ण। क्लियर? अगला आता है आपके अनुनासिक वर्ण। कौन से आते हैं? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक क्या कहलाते हैं? तो ध्यान से समझना, अनुनासिक ऐसे वर्ण जिनको मुंह के मतलब कंठ, तालु, मूर्धना, दंत, ओष्ठ के अलावा भी नाक से बोला जाए, बिना नाक के इनका सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण ना हो तो वो कौन से कहलाते हैं? अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आ जाता है, जैसे ड, ठीक है, ञ, ण, न,
और म। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? तो अनुनासिक का मतलब होता है जो मुंह के साथ साथ नाक से भी बोले जाते हैं, उन्हें कौन से वर्ण कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ वर्ण। अब अगला आता है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो जगह से बोले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? तो कंठ तालव्य पहली बात तो होता क्या है? जैसे आपसे लिखा कंठ्य तालव्य वर्ण, इनमें से बताइए। अब आपको बताना होगा। तो कंठ तालव्य मतलब कंठ के साथ साथ तालु का उपयोग करके निकले, तो वो कौन से हैं आपके? ए और अ। ए और अ कंठ तालव्य हो गए। अब पूछ लिया जाता है कंठ ओष्ठ कौन कौन से हैं? कंठ तालव्य के अलावा कंठ्य ओष्ठ। तो कंठोष्ठ कौन कौन से हैं आपके? ओ और औ। ओ और औ क्या है आपके? कंठोष्ठ है। इसके अलावा दंतोष्ठ भी पूछ लिया जाता है। दंत ओष्ठ कौन कौन से हैं? तो दंतोष्ठ में आ जाता है आपका वा। आप देख लीजिए दंतोष्ठ, क्योंकि जब वा का उच्चारण होता है तो उ और आ आता है। जब वा का आप उच्चारण करेंगे तो उ प्लस किसका उच्चारण करेंगे? आ का। तो उ और आ का जब उच्चारण होगा तो उ मैंने आपको किस में बताया है? ओष्ठ में बताया है। ठीक है, तो उ और आ दंत ओष्ठ में क्या आ जाएगा आपका? वा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हुए क्या? व्यंजन के क्या टाइप। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहां तक आपको मैं समझती हूँ वर्ण समझ में आए होंगे। तो चलिए वर्ण के बाद आगे बात करते हैं शब्द की। सबसे पहले तो वर्ण कंप्लीट हो गए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि शब्द होते क्या हैं। तो कहां से शुरू करेंगे? डेफिनेशन से। जो हमारे शब्द की परिभाषा होगी, आपको भी पता है शब्द बनता कैसे है? वर्णों के मेल से बनता है शब्द। किससे मिलकर बनता है? वर्णों के मेल को कहते हैं शब्द। के मेल से क्या बना? शब्द। अब जो शब्द है वर्णों का एक समूह है। ठीक है, शब्दों को कितने भागों में अगर हम कहें, जो शब्द है प्राचीन जो भाषाविद थे उन्होंने शब्दों को दो भागों में बांटा है। अब वो जो शब्द है वो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक है। क्या है? ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, इन दो भागों में बांटा है। किसने? प्राचीन जो भाषाविद थे उन्होंने वर्णों को कितने भागों में बांटा? दो। ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि पर आधारित जो वर्ण होते हैं। अब आप कहोगे ध्वनि पर आधारित क्या होते हैं? तो आपने वाद्य यंत्रों को कभी सुना होगा, उनकी कोई ऐसी भाषा नहीं होती कि वो आवाज आपको यानी वर्णों में बोले, लेकिन हाँ एक कुछ वर्ण निकलता है। जैसे आपका मृदंग है, वीणा है, वो एक कुछ क्या धुन निकालते हैं, तो वो कौन से होंगे? ध्वन्यात्मक। इसके अलावा आते हैं वर्णात्मक। तो वर्णात्मक शब्द जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ जो वो कौन से वर्णात्मक शब्दों का उपयोग करके ही हम आपसे बात कर रहे हैं। तो जो काखा गाघा आ से बनते हैं वो सब क्या होते हैं? वर्णात्मक होते हैं। क्या ध्वन्यात्मक को हम पढ़ेंगे? नहीं, ध्वन्यात्मक को हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। कौन से पढ़ेंगे? वर्णात्मक शब्द पढ़ेंगे। तो वर्णात्मक शब्द कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के वर्णात्मक शब्द करेंगे। कौन कौन से आते हैं? तो एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, वर्णात्मक को कितने भागों में बांटा? दो, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक, तो सार्थक मतलब किसके साथ? सप्रत प्लस आपका अर्थ, और निरर्थक मतलब नी प्लस अर्थ, मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ हो। तो सार्थक मतलब जो अर्थ के साथ हो सार्थक, और जो अर्थ के बिना हो वो कौन से होते हैं? निरर्थक। जैसे मैं जो बात कर रही हूँ उनके अर्थ आपको पता है, इसलिए आपको वो चीज समझ में आ रही, तो वो कैसे है? सार्थक। अगर हम एग्जांपल दें तो कमल, अगर मैंने कमल लिखा, आपको पता है कि ये एक फूल है, तो ये क्या है? कमल। मैंने लिखा पेन, पेन आपका कैसा शब्द है? सार्थक। देखिए है ना, इसमें भी वर्ण है। अगर हम यहाँ लिख देंगे ला च म, वर्ण तो इसमें है ला च म, ये वर्ण तो है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं। मतलब ये कैसा शब्द है आपका?
निरर्थक शब्द है। अगर हमने लिखा ल क च, क्या ये कोई अर्थ है? नहीं, तो ये कैसे हैं? निरर्थक। जिनका कोई अर्थ है सार्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं है वो कौन से हैं? निरर्थक हैं। अच्छा, क्या निरर्थक शब्दों के प्रकार होंगे? तो निरर्थक शब्दों के प्रकार नहीं होंगे। किसके प्रकार होंगे? सार्थक शब्दों के हम क्या पढ़ लेते हैं? भेद पढ़ते हैं। तो सार्थक शब्दों के भेद जो हमें पढ़ना है, उत्पत्ति के आधार पर इनके भी भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्वेश्चन बन जाता है, जैसे वो आपसे पूछ लेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर में उसका क्या बताना होगा? उसके संख्या बतानी होगी, 4 भेद, 5 भेद, 3 भेद, 2 भेद, इस टाइप से आपको इसका आंसर देना होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर, इसके अलावा अर्थ के आधार पर, विकार या परिवर्तन के आधार पर भी शब्द के क्या है? भेद है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? शब्द क्या है जल्दी जल्दी हम क्या कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इसके अलावा जो शब्द हैं वो प्राचीन जो भाषा में थे उनमें 2 प्रकार के बताए, ध्वन्यात्मक वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि वाले, वर्णात्मक मतलब जो वर्ण से रिलेटेड है। वर्णात्मक के क्या है? प्रकार है 2, सार्थक और निरर्थक। जो अर्थ वाले हैं सार्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं है निरर्थक होते हैं। इसके अलावा आता है आपका सार्थक शब्दों के भेद होंगे, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं है तो ये क्या है? निरर्थक। इसके अलावा आपके सार्थक शब्दों के क्या भेद हैं? उत्पत्ति के, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार, विकार या परिवर्तन के आधार पर। अब हम इन भेदों को एक एक प्रकार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, याद रखना। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहले 4 थे ना, 5 है। कौन कौन से होंगे? तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज, विदेशज, और जो नया जुड़ा है वो है संकर। कौन सा है? संकर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तत्सम क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो सीधे के सीधे हमने संस्कृत भाषा से लिए हैं, उन्हें हमने बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम कहलाएंगे। जैसे अभी आप क्या ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षा। शिक्षा को क्या हमने परिवर्तित किया? नहीं। वैसा वही शब्द, हाँ, इसका दूसरा शब्द उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं दिया हमने। शिक्षा, शिक्षक हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यार्थी हो गया, विद्या हो गया, भक्ति है, शक्ति है, कर्म है, पूजा है, प्रिय, कुशल, युद्ध, ये बहुत सारे शब्द हैं जो कि कौन से हैं? आपके तत्सम। ठीक है, बहुत सारे जो संस्कृत के शब्द हैं उनको वैसे के वैसे उपयोग करना क्या कहलाता है? आपका तत्सम कहलाते हैं। इसके अलावा आता है आपका तद्भव। तत्सम में मैं 2-4 लिख दे रही हूं आपको, जैसे मैंने क्या बताया? विद्यालय, ठीक है, शक्ति, कर्म, प्रिय, ठीक है, आपका आ जाएगा भक्ति। ये बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हमने हिंदी भाषा में ले लिए हैं, तो वो कौन से शब्द हो गए? तत्सम शब्द हो गए। तद्भव क्या होते हैं? तो तद्भव वो शब्द होते हैं जो थे तो संस्कृत के, लेकिन उनको हमने धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट कर दिया? अपनी एक दूसरी भाषा में ले आया। जैसे आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं तद्भव को समझाती हूँ। आपने सुना होगा ऊंट, ऊंट पटांग, सुना है ऊंट पटांग, लेकिन वो रियल में ऊंट पटांग है ही नहीं, वो रियल में है ऊंट की टांग। अब ऊंट की टांग बोलने में क्या लगा? काफी समय लग रहा है, कौन बोले, तो धीरे धीरे वो ऊंट की टांग क्या हो गई? ऊंट पटांग। ठीक है, सेम वही चीज किसके साथ हुई? तद्भव के साथ। क्या हुआ इसमें? जो संस्कृत के शब्द थे उन शब्दों को किसमें परिवर्तित कर दिया? एक दूसरी भाषा, या कहना चाहिए हिंदी भाषा जिसे अब हम कहते हैं, बिगड़ बिगड़ कर आई है वो, तो वो आपके कौन से तद्भव? जैसे हम कहें घर, किससे बना है? ग्रह, ठीक है,
ग्रह ये वाला होता है, ये रखना ग्रह और ग्रह, तो हम ग्रह पर रहते हैं, ग्रह ये है, ठीक है। इसके अलावा आता है हाथ, तो हाथ किससे बना, हस्त, आया समझ में। इसके अलावा आता है पत्थर, वो बना है प्रस्तर। आंसू, अश्रु, ऐसे कई शब्द हैं जो हमने संस्कृत भाषा को ही परिवर्तित करके क्या बना दिया है, हिंदी भाषा। दुग्ध का दूध, धूम्र का धुआं बना दिया है, घृत का घी बना दिया है। तो इस टाइप से कौन से शब्द हो गए आपके, तद्भव, जो संस्कृत भाषा से तोड़ मरोड़ कर हिंदी भाषा या दूसरी भाषा में क्या कर दिए गए हैं, परिवर्तित कर दिए गए हैं, तद्भव। आगे आते हैं देशज। देशज मतलब इसको जब हम संधि विच्छेद करते, देश प्लस जा, देश प्लस जा का मतलब होता है जन्म। कहाँ जन्मे शब्द, जो शब्द देश में जन्मे हैं उन्हें क्या कहेंगे, देशज। जैसे आपने सुना होगा फटफटिया। इसके अलावा आ जाता है डुगडुगी, डिबिया, आता है मटका, ठीक है, भोंपू, छोरा छोरी, मोड़ा मोड़ी आ जाता है, कौड़ी है, पगड़ी है, ये लोटा है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो किसमें आ जाते हैं, देश की भाषाओं में। जैसे छोरा छोरी आपको पता है कहाँ बोलते हैं, ये जो शब्द है ये राजस्थानी शब्द है, ठीक है। इसके अलावा मोड़ा मोड़ी बुंदेलखंडी शब्द आ जाता है। मटका आप जानते हैं जिसमें हम पानी, ये सारे जो डिबिया है जिसमें कोई भी चीज रख लीजिए, सारे कैसे, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, देश में। तो ऐसे शब्द जिनका जन्म कहाँ हुआ, देश में, कौन से कहलाएंगे, देशज। अगला आ जाता है विदेशज। सेम, विदेश प्लस जा मतलब जन्म। ऐसे शब्द जिनका जन्म कहाँ हुआ है, विदेश में, उन्हें क्या कहेंगे, विदेशज। अब इसमें अंग्रेजी, पुर्तगाली आ जाते, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी आ जाते हैं। इसमें आ जाएंगे आपके बहुत सारे शब्द, ठीक है। इसमें जैसे आपसे कहा जाए अंग्रेजी, तो अंग्रेजी, अब आप रोजमर्रा में जो शब्द उपयोग कर रहे हैं वो अंग्रेजी के शब्द हैं। जैसे हमने कहा कितने मिनट, तो मिनट क्या है, शब्द है अंग्रेजी। सेकंड अंग्रेजी। किसमें जाना है, मोटर, ठीक है, कार, ट्रक, अपील, टिकट, फोटो, ठीक है, पेन है, क्रीम जो यूज करते हैं, टैंक है, फिल्म देखने जो हम जाते हैं, वो सारे कैसे शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। लेकिन हमने अपनी हिंदी भाषा में ऐसे उन्हें घोल में लिया है, घोल करके रख लिया है कि वो पता ही नहीं चलते वो हिंदी शब्द है या अंग्रेजी शब्द है। जैसे स्कूटर ले लो आप, तो ये कैसा शब्द लगता है, स्कूटर लगता है जैसे हिंदी, लेकिन हिंदी नहीं है, ठीक है। क्रीम हिंदी नहीं है, पेन हिंदी नहीं है, इस टाइप के शब्द हिंदी नहीं है सारे। क्या, टिकट क्या है, इंग्लिश शब्द होता है, अंग्रेजी है। इसके अलावा आपके जैसे आपने अनानास, अचार आप बोलते हैं, बाल्टी बोलते हैं, चाबी बोलते हैं, आप कमरा बोलते हैं, गोदाम बोलते हैं, पिस्तौल बोलते हैं। सुनने में ये हिंदी लगता है लेकिन ये हिंदी शब्द नहीं है। ये कौन से हैं, ये है पुर्तगाली शब्द। इसके अलावा आता है फ्रांसीसी शब्द। तो फ्रांसीसी शब्द में आपका क्या आ जाएगा, आपने कूपन सुना होगा, ठीक है, कारतूस सुना होगा, पुलिस सुना होगा, फ्रेंचाइजी आपने ये शब्द सुना होगा, एक्सचेंज जिसे बोलते हैं। ये सारे कौन से, फ्रांसीसी हैं। इसके अलावा अरबी शब्द, तो अखबार, अमीर, गरीब, किताब, इलाज, तरक्की, जुलूस आ जाएगा, दावत आ जाएगा, तबीयत आ जाएगा, मदद, फायदा, मतलब, ये सारे कौन से शब्द हैं आपके, ये है आपके अरबी शब्द। इसके अलावा आते हैं आपके फारसी शब्द। तो आराम है, आफत है आपका, चेहरा, चादर, पैदावार, नाजुक है, जमीन, तमाशा या बीमार। तो देखिए बीमार किसमें है, अरबी में, सॉरी बीमार किसमें है, फारसी में, और तबीयत किसमें आ जाता है, अरबी में, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये क्या है आपके, किसके आधार पर शब्द है, विदेश, मतलब जो विदेशी हमारे यहाँ, अंग्रेज हमारे यहाँ, पुर्तगाली हमारे यहाँ, अरबी हमारे यहाँ, फारसी जो भी आए, यूनानी हमारे यहाँ, अपने आए और अपनी भाषा, खुद तो चले गए लेकिन भाषा के जो शब्द हैं वो यहीं छोड़ के चले गए। उन्होंने कुछ आविष्कार किए, उनकी भाषा में जो नाम थे वही हमने ग्रहण कर लिए, ठीक है। तो वो सारे शब्द कौन से, हमारी हिंदी भाषा के नहीं है, किसके, विदेश में जन्मे हैं, और विदेश से कहाँ आ गए, भारत में, इसलिए उन शब्दों को क्या कहा गया, विदेशज। इसके अलावा आता है आपका संकर। अब यहाँ संकर मतलब भगवान शंकर नहीं, संकर, ठीक है, एक होते हैं शंकर, एक होता है संकर।
तो संकर मतलब जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसे पता है हाइब्रिडाइजेशन, ये दो चीजों को मिला देते हैं, दो वस्तुएं मिलती हैं तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है, संकर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो शब्दों को मिलाना है। अब हिंदी भाषा में संकर किसे कहेंगे, दो शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, संकर। लेकिन यहाँ एक नियम काम करता है, यहाँ जो दो शब्द होते हैं वो दो शब्द अलग अलग भाषाओं के होंगे। क्या होंगे, अलग अलग भाषाओं के होंगे, और उन दोनों भाषाओं के मीनिंग, उन दोनों शब्दों के मीनिंग भी क्या होंगे, अलग अलग। दोनों शब्द अलग अलग भाषा के और अपना सिंगल अर्थ भी लेते हैं वो, और जब दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है तो उनका अर्थ कैसा निकलता है, एक। जैसे समझना, जैसे मैंने लिखा एक बहुत ही कॉमन शब्द है रेलगाड़ी। क्या लिखा मैंने, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी हम एक शब्द में उपयोग करते हैं, भैया रेलगाड़ी जा रही है, लेकिन क्या ये नहीं, ये रेल शब्द अलग है और गाड़ी शब्द अलग है। रेल है अंग्रेजी भाषा का शब्द और गाड़ी है हिंदी भाषा का शब्द। आप ये भी बोलते हो भैया मेरी गाड़ी खड़ी है, आप ये भी बोलते हो रेल जा रही है, और हम साथ में ये भी बोलते हैं रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी कैसा शब्द है, संकर शब्द है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जेब खर्च एक शब्द है, जेब खर्च। तो जेब खर्च वैसे तो आपका कैसा शब्द है, एक शब्द है, लेकिन इसके दो अलग अलग अर्थ। जैसे कि हमने कहा जेब, जेब आप अकेला उपयोग करते हो, बिल्कुल। खर्च तो पैसे खर्च हो गए, हम अकेला उपयोग करते हैं। लेकिन जो जेब शब्द है वह पुर्तगाली, कैसा है, पुर्तगाली। और खर्च शब्द वो है फारसी, जेब खर्च। इसके अलावा हम उपयोग करते हैं शादी ब्याह में जा रहे हैं, क्या चल रहे हैं अभी, बहुत सारे शादी ब्याह, लेकिन ये दोनों अलग शब्द हैं। एक है शादी और दूसरा है ब्याह, याद रखना। जो शादी शब्द है वो है फारसी और ब्याह शब्द क्या है आपका, हिंदी है। ठीक है, तो शादी ब्याह। अगला जैसे हम आपसे कहें शादी ब्याह के अलावा जिलाधीश, ठीक है, जिलाधीश हम बोलते हैं ना, जिलाधीश हमारे यहाँ कौन है। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, एक है जिला और दूसरा कौन सा है, धीश। ठीक है, अब जो जिला शब्द है वो है अरबी भाषा का, किस भाषा का है, अरबी, और धीश है वो है हिंदी भाषा का शब्द। आया समझ में। ठीक है, तो ये किस आधार पर शब्द है, आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, संकर में बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि अभी मैं आगे जो शब्द पढ़ाऊंगी एक होगा यौगिक। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जहां दो भाषाएं हैं अलग अलग और सिंगल सिंगल भी उनके अर्थ हैं, दोनों को मिला दिए जाते हैं तो भी अर्थ है। दो भाषाएं हैं सिंगल सिंगल, रेलगाड़ी अलग अलग भी उपयोग है, लेकिन मिला देने पर एक अर्थ देता है, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं, संकर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। ठीक है, किसके आधार पर, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या उसे हम रचना भी बोल सकते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द या रचना के आधार पर भी बोल सकते हैं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, एक है रूढ़, एक है यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो व्युत्पत्ति या रचना, कैसे रचना हुई, बने कैसे शब्द, उसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा, तीन। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसे ध्यान से समझना। जो रूढ़ शब्द होते हैं उन शब्दों में केवल एक शब्द होगा, उनमें दो या तीन शब्द मिलकर कोई एक शब्द नहीं, शब्द मिलकर शब्द नहीं बनेगा, वो कौन सा होगा, रूढ़। मतलब अगर इसमें कोई शब्द आता है तो उसे आप तोड़ नहीं सकते, तो वो कौन सा शब्द है आपका, उसको तोड़कर कोई अर्थ नहीं निकाल पाओगे। जैसे समझना, वे शब्द जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, जो केवल एक ही होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। ध्यान से समझे, जैसे हमने कहा कुर्सी, ये उदाहरण है कुर्सी। अब कुर्सी को अगर आप तोड़ेंगे तो कु और सी या पुर और सी, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा, पुर का अलग और सी का अलग, नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा है, रूढ़।
इसके अलावा आता है काम, कोई काम करे तो काओ मकाम नहीं, इसको आप तोड़ नहीं सकते, ये केवल सिंगल क्या है शब्द है, इसका एक ही अर्थ निकलेगा। तो ये कौन से रूढ़ है, जिससे जैसे आपने कहा गाय, अब गाय कहा तो आपको पता है गाय में 4 पैर, 1 पूंछ, 2 सींग, ये सब होते, भैंस में भी होते हैं। लेकिन जब गाय कहेंगे तो एक अलग इमेज आपके माइंड में बनेगी, और जब भैंस कहेंगे तो आपके दिमाग में अलग इमेज बनेगी। तो ये लेकिन शब्द क्या है, एक है, इसे तोड़कर आप नया कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। तो ये कौन से कहलाते हैं, रूढ़। उसके लिए क्या हो चुके हैं, उस शब्द, जो ये शब्द है उस चीज के लिए रूढ़ हो चुका है। गाय मतलब गाय, भैंस मतलब भैंस, बकरी मतलब बकरी, इस टाइप से ये रूढ़ हो चुका है। क्लियर। अगला आता है आपका यौगिक। यौगिक आप समझते ही हैं, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, देखिए 10वीं तक सबने पढ़ी है, तो इसलिए यौगिक मतलब दो चीजों को मिलाकर जो बनता है वो यौगिक कहलाता है। अब यहाँ दो क्या होंगे, शब्द, दो शब्दों को मिलाकर क्या कहलाएगा, यौगिक। यहाँ पर भाषा की कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ भाषा की कोई बाउंडेशन, जैसे संकर में क्या था, 2 अलग अलग भाषा होना जरूरी था शब्दों में, यहाँ 2 अलग अलग भाषाओं का होना आवश्यक नहीं है। 2 अलग अलग भी हो सकती है और एक भाषा भी हो सकती है। जैसे हमने कहा पाठशाला, अब पाठ हिंदी शब्द और शाला भी हिंदी, अलग अलग अर्थ दोनों के निकलेंगे, लेकिन अलग अलग भाषाओं का होना इसमें आवश्यक नहीं है। लेकिन संकर में अलग अलग भाषाओं का होना क्या है, आवश्यक है। तो पाठ हिंदी शब्द है और शाला भी हिंदी शब्द है, इन दोनों को अलग करके सिंगल भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, पहला पाठ, ठीक है। शाला, आप कहाँ किस शाला में पढ़ते हो, ठीक है, तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, पाठशाला। इसके अलावा आपका प्रयोगशाला एक शब्द आता है, प्रयोगशाला, तो प्रयोग शब्द अलग उपयोग कर सकते हो आप, और शाला शब्द क्या कर सकते हो, अलग उपयोग कर सकते हो, दोनों मिलाकर क्या हो गया आपका प्रयोगशाला। इसके अलावा आता है आपका स्नान गृह। अब देखिए स्नान गृह जो हुआ, स्नान अलग उपयोग कर सकते हैं, ग्रह अलग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों ये सारे किसमें आ रहे हैं, हिंदी भाषा में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सिनेमा घर हम बोलते हैं, सिनेमा घर, सिनेमा घर बोलते हैं, शब्द एक है लेकिन घर अलग उपयोग करते हैं, सिनेमा अलग, ठीक है। तो ये सारे किसमें आ जाते हैं, यौगिक में। सिनेमा घर, सिनेमा हिंदी शब्द नहीं है, सिनेमा कौन सा है, अंग्रेजी है, और घर कौन सा है, हिंदी है। तो अंग्रेजी और हिंदी, तो ये भी किसमें आएगा, यौगिक। यौगिक में जरूरी नहीं है 2 अलग अलग भाषा हो, जरूरी नहीं है एक ही भाषा भी हो, ठीक है। यौगिक में सारी चीजें, बस 2 शब्द हो, दोनों के अलग अर्थ हो, एक कर देने पर एक अर्थ। संकर में केवल एक चीज अलग है कि 2 भाषाएं भी हों। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, योग रूढ़। रूढ़ क्या है, एक ही अर्थ के रूढ़। यौगिक 2 अलग अलग शब्द हैं, दोनों मिलाकर एक कर दिए जाए, एक अर्थ निकलेगा, यौगिक। योग रूढ़, यौगिक भी हो और रूढ़, समझना कैसे, 2 अलग अलग शब्दों से भी मिलकर बना हो और उसका अर्थ भी कैसा हो, एक ही अर्थ में लिया जाए, अर्थ उसका अलग अलग ना निकाला जाए 2 शब्दों का। जैसे आपका यहां आ जाता है जलज, क्या आ जाता है, जलज। जलज का मतलब सबको पता है, जलज का मतलब होता है पंकज। कमल को हम क्या कहते हैं, जलज, लेकिन यहाँ देखना कहते कमल को है, लेकिन यहाँ 2 कौन कौन से, जल, पानी अलग है, और जा मतलब जन्म, मैंने बताया जा मतलब क्या होता है, जन्म। तो जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, जल में, उसे हम क्या बोलते हैं, जलज। लेकिन क्या हम मछली को जलज बोलते हैं, नहीं। हमने सिंघाड़े को जलज बोला, इसका भी जन्म किसमें हुआ है, क्या हम जो कछुआ है वो भी जल में रहता है, तो क्या हम इन सबको जलज बोलते हैं, नहीं। हम जलज किसको बोल रहे हैं, पंकज। तो 2 शब्दों के योग से भी बना है और अर्थ केवल और केवल क्या है, पंकज या कमल को ही हम क्या बोल रहे हैं, जलज बोल रहे हैं। फूल का नाम है, ये पर्यायवाची लिखे, अब ये नहीं कहना कि 2 लिखे हैं, ठीक है। तो कमल को क्या बोला जाता है, जलज। जलज का लेकिन मतलब तो नहीं है ना, मतलब क्या है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन रूढ़ किसके लिए है, केवल कमल के लिए। अब ऐसे ही अगर हम आ जाए त्रिफला, ध्यान देना, त्रिफला, त्रिफला 3 प्लस फल, 3 फलों का योग। अब अगर हम चाहें तो आप सेब, नाशपाती और जो अनानास है उनको अगर मिक्स कर लो तो उसे भी तो त्रिफला, वो भी तो 3 फल हैं।
लेकिन नहीं, हमने त्रिफला किसके लिए रूढ़ कर दिया? हर, बहेड़ा और आंवला का चूर्ण है तो वही त्रिफला है, बाकी तीन कोई भी फल मिलाओ तो वो त्रिफला नहीं है। तो त्रिफला कैसा है? यौगिक भी है, दो शब्दों से मिलकर बना, और रूढ़ किसके लिए? हर, बहेड़ा और आंवला। इसके अलावा अगर हम कहें लंबोदर, लंबोदर, लंबा और उदर, लंबा मतलब एक लंबा, उदर मतलब पेट, तो जिसका पेट बड़ा है वो क्या है? लंबोदर। तो यहाँ पर तो हम किसी को भी जिसका पेट जितना बड़ा है सब लंबोदर, लेकिन नहीं, यहाँ किसके लिए रूढ़ है? ये गणेश जी के लिए ये शब्द रूढ़ कर दिया गया है। किसके लिए रूढ़ किया गया है? गणेश जी के लिए ये शब्द रूढ़ है। अगला आता है जैसे चारपाई, चार मतलब संख्या और पाई मतलब पैर, जिसके क्या हो? चार पैर हो, वो क्या कहलाएगी? चारपाई। अब पलंग भी चारपाई में आता है, ठीक है, या चार पैर तो कुर्सी के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ चारपाई जो खटिया शब्द होता है, खटिया होती है, चारपाई शब्द हमने उसके लिए क्या कर दिया है? रूढ़ कर दिया है। तो वो क्या है आपका? क्या है? योग रूढ़, यौगिक भी है और रूढ़। एक और एग्जाम्पल समझ लो आप, गिरिधारी। क्या समझ लो? गिरी मतलब पर्वत और धारी मतलब धारण करना। अब पर्वत धारण तो हनुमान जी ने भी किया था, तो उन्हें गिरिधारी बोलते हैं क्या? नहीं। हनुमान जी को कभी सुना है गिरधारी बोला हो किसी ने? उन्होंने पर्वत धारण तो किया था, लेकिन गिरधारी किसके लिए रूढ़ हो गया है? कृष्ण जी के लिए। तो दो शब्द है, रूढ़ किसके लिए है? यौगिक है, दो शब्द हैं, दोनों के अलग मीनिंग है, और रूढ़ किसके लिए हो गए हैं? किसी एक अर्थ के लिए, तो वो क्या हो गया आपका? योग। चलिए यहां तक आशा करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये किसके आधार पर है? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार के बाद आते हैं आपके अर्थ के आधार पर शब्द। किसके आधार पर? अर्थ। अर्थ के आधार पर आपके हो जाते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। कितने हो गए अर्थ के आधार पर भेद? चार। एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और पर्यायवाची। सबसे पहले आते हैं एकार्थी शब्द पर। अगर हम एकार्थी शब्द की बात करें तो जिसका केवल क्या निकले? एक अर्थ निकले, दूसरा अर्थ ना निकले, वो कौन से? एकार्थी। जैसे गंगा, अगर मैंने गंगा कहा तो अर्थ क्या है? एक ही है। क्या है आपका? गंगा नदी। अगर नदी शब्द का तो नदी का अर्थ नदी का ही हो सकती है, लेकिन गंगा क्या है? एक है। अगर मैंने कहा आपसे पटना, तो पटना एक ही है। मध्य प्रदेश एक ही है। तो जो केवल एक ही अर्थ लिए होते हैं वो सारे शब्द कौन से कहलाते हैं? एकार्थी। अगर हम बात करें अनेकार्थी की, तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकले वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी। जैसे मैंने आपसे कहा कर, अगर मैंने आपसे कहा कर, तो जो हम टैक्स देते हैं वो भी कर है, और हाथ को भी हम क्या बोल देते हैं? कर बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम आपसे कर समझ में आया? हाथ। और अगर हमने आपसे कहा सोना, क्या कहा? सोना, तो धतूरा भी होता है, सॉरी कनक, क्या कहा? कनक। तो धतूरा भी होता है कनक, और सोना भी होता है कनक। सोना भी क्या होता है? कनक, और धतूरा भी क्या होता है? कनक। तो ये देखिए, एक शब्द है, अर्थ कितने हैं? दो। शब्द एक, अर्थ कितने हैं? दो या तीन, ऐसे अर्थ निकाल देते। तो एक शब्द के जब अनेक क्या बने? अर्थ बने, तो वो क्या कहलाता है? अनेकार्थी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला आता है विपरीतार्थी, विलोम शब्द जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। दिन का रात, ठीक है, लंबे का छोटा हो जाएगा, मोटे का पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये शाम का क्या आ जाएगा? सुबह आ जाएगा। इस टाइप के ये क्या हो जाएंगे? आपके विपरीतार्थी हो जाते हैं। पर्यायवाची शब्द, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द, जैसे हम सूर्य देखें तो सूर्य को हम क्या क्या, वो भानु, दिनकर, रवि बोल सकते हैं, दिवाकर बोल सकते हैं। ये सारे क्या है? आपके सूर्य के पर्यायवाची है। आपको पर्यायवाची पता है पहले से ही, है ना, बहुत सारे। तो सूर्य के पर्यायवाची हो जाते, पानी के नीर हो जाता है, ठीक है, जल हो जाता है। इस टाइप से किसके पर्यायवाची? पानी के पर्यायवाची हो जाते हैं, पर्यायवाची शब्द हो गए। तो ये किसके आधार पर हो गए? आपके अर्थ के आधार पर शब्द।
अब आते हैं आपके विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द। किसके आधार पर? विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द। तो जो विकार के आधार पर शब्द होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। विकार उत्पन्न, जैसे हमारे शरीर में जब विकार उत्पन्न हो जाता है, पुराने लोग कहते थे विकार उत्पन्न हुआ, मतलब हम बीमार हो गए, शरीर में कोई परिवर्तन हुआ है, तो वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं विकारी शब्द, और जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते वो कौन से? अविकारी। ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा विकारी शब्द में, अगर मैंने कहा बाजार गई, ठीक है, और बाजार गई, तो इसमें क्या चेंज हुआ? वचन। एक लड़की बाजार गई और बहुत सारी लड़कियां बाजार गई, ठीक है। फिर आता है, अब आता है जैसे ये हो गया लिंग के आधार पर। अब आता है, सॉरी, वचन के आधार पर। लिंग के आधार पर आता है लड़का, का क्या हो जाएगा? लड़की। तो ये क्या हुआ? आपका विकारी शब्द है, जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। वो क्या है आपका? विकारी शब्द। जैसे जाना, मतलब मुझे अभी जाना है, काल अभी जाना है, और मैं गया था, तो ये किसके अनुसार हो? काल के आधार पर, वर्तमान और भूतकाल, ठीक है। तो जो चेंज हो गए वो क्या है? आपके विकारी शब्द। और जो परिवर्तित ना हो, जैसे तक, राम बागीचे तक गया, सीता बागीचे तक गई, तो तक चेंज हुआ नहीं। किंतु, परंतु, अगर क्या तकी तो नहीं बोलते ना, किंतुई या किंतुआ तो नहीं बोलते, परंतुई परंतुआ तो नहीं बोलते, तो परंतु ऐसा होता है। और व या, ये सारे कौन से? ये कभी परिवर्तित लिंग वचन काल कारक के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते, तो ये कौन से शब्द हैं? आपके अविकारी शब्द। यहां तक किसी को कोई परेशानी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। शब्द के भेद आपको पता चले कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे भेद होते हैं। शब्द के याद रखना, पर्यायवाची बता दिए। अब होते हैं युग्म वाले शब्द। युग्म वाले शब्द क्या हो सकते हैं? जैसे या भिन्नार्थक शब्द जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो समझना कि वर्तनी में उच्चारण में वो लगभग एक से होते हैं, ठीक है। भिन्नार्थक लिख देती हूँ, भिन्नार्थक या युग्म शब्द क्या कहलाते? भिन्नार्थक समझना, ऐसे शब्द जो वर्तनी में कैसे हो? अलग अलग हो, लेकिन उच्चारण में लगभग कैसे हो? एक से हो, तो वो कौन से कहलाएंगे? आपके उच्चारण उनका कैसा लगे? एक सा, लेकिन वर्तनी मतलब लिखने में कैसे हो? अलग अलग, तो वो कौन से कहलाते हैं? आपके भिन्नार्थक। जैसे समझना, हमने कहा जैसे आपसे कड़ाही, कड़ाही बर्तन, और फिर कहा कढ़ाई, ठीक है। तो एक कड़ाही जो होता है, एक बर्तन होता है, कढ़ाई क्या होती है? जो कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है वो क्या है? कढ़ाई। शब्द एक सा है। एक होता है अनल और एक होता है अनिल। अनल मतलब होता है, जैसे अनल कहा तो ये क्या है? आग, और ये क्या है? वायु। अनिल मतलब क्या होती है? वायु। आया समझ में? अब हम कहेंगे जवान और कहेंगे जवान। एक होता है आर्मी वाला, पुलिस का जवान, और एक ये वाला क्या होता है? जवान। और एक अवस्था, जैसे यौवन अवस्था को भी हम क्या कहते हैं? जवान। बूढ़ा, बच्चा और जवान, ठीक है। तो जवान 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 ये बोलने में लगभग एक से हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या है? अलग अलग। अगर मैंने आपसे कहा कि बॉर्डर पर जो जवान, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि जीप खड़ी थी। जीप तो नहीं खड़ी होगी बॉर्डर पर, आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही? सिपाही। अगर मैंने कहा तुम्हारी जबान बहुत चलती, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि आपका जो सिपाही है वो बहुत चलता है, नहीं, आपकी जीभ चलती है।
तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? भिन्नार्थक। जिनके क्या एक से होते हैं, उच्चारण एक से हो लेकिन वर्तनी कैसी हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी, एकार्थी, ये शब्द मैंने बता दिए हैं। तो याद रखना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितना ज्यादा हो सके शब्द पढ़िए। शब्द से आपके छंद अलंकार वाले पोर्शन क्या हो जाएंगे? क्लियर। चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन की। वीडियो को ध्यान से देखा है ना। तो क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके संयोग से बनता है? छठी का जो है वर्ण किसके संयोग से बनता है? वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपसे आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रही हूं मैं, ऑप्शन आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन वीडियो अच्छे से देखकर आपको क्या देना है? इसका आंसर देना है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको बेस क्लियर हुआ है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। और बेस क्लियर हुआ है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आपको इस वीडियो को लाइक करना है। आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। वर्ण और शब्द ये दो पोर्शन यहाँ फिनिश होते हैं। अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप तो आपका पूरा जो हिंदी का व्याकरण है लगभग क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि आगे जाकर संधि, समास, छंद, अलंकार, रस, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? शब्द और वर्ण पर ही डिपेंड करती है। अगर ये बेस क्लियर है तो आपसे पूरी हिंदी बन जाएगी। चलिए, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए